स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। और काफ़ी लंबे समय बाद फिर से मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है कपिल तिवारी क्लासेस। और आज एक हम नए टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिसका नाम है प्रश्न बैंक। और ये आपके मध्य बोर्ड द्वारा, एमपी बोर्ड द्वारा जो जनरेट किया गया अभी नया प्रश्न बैंक इस साल का, और ये सभी विषयों पर उपलब्ध है, आपने देखा भी होगा नेट पर। उसी क्रम में मैं फिजिक्स के प्रश्न बैंक पे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं या फिर कुछ ऐसे प्रश्न जो हैं जो नए हैं उनके बारे में चर्चा करने के लिए आज आपके सामने प्रेजेंट हुआ हूँ। और अपेक्षा करूँगा कि आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखेंगे और ऐसे लोगों से भी शेयर करेंगे जिन तक उनके आंसर को पाना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, या फिर ऐसे प्रॉब्लम्स होती हैं जिनसे आपका आंसर नहीं मिल पाता है। तो उन्हीं क्रम में आज मैं आपको फिजिक्स के एक नए टॉपिक पर जिसमें आपका यूनिट फर्स्ट है उसके बारे में बताना चाह रहा हूँ। और सबसे पहले आज हम आइए बात करते हैं, ये जो प्रश्न बैंक है, प्रश्न बैंक वैसे तो अभी तक पिछला चल रहा था, लेकिन इस बार का जो प्रश्न बैंक है नया अपडेट होकर आया है, जिसमें क्वेश्चन नए भी हैं कुछ, और ऐसे क्वेश्चन जो नए हैं उनके बारे में हम स्पेशली चर्चा करेंगे। तो पहले आइए हम देख लेते हैं इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन है इसमें आपका वो है बहुविकल्पीय प्रश्न पर। पहला है कि वायु में स्थित एकांक धनावेश पर निकलने वाले एकांक धनावेश से निकलने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान कितना होता है। तो इसका पहला का जो राइट आंसर है वो है क्या, 1/ε0। क्या है, 1/ε0। इसके बाद है सेकंड नंबर, एप्सिलॉन जीरो का मात्रक क्या है। तो एप्सिलॉन जीरो का जो मात्रक है वो आपको पता है कि जो कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग इसका जो फॉर्मूला बनता है उसी से निकलता है। तो एप्सिलॉन जीरो का मैं यहाँ पास आपको थोड़ा डिस्कस करके बताना चाहूँगा। एप्सिलॉन जीरो का मात्रक जो है कैसे निकालते हैं, आपको पता होगा एक फार्मूला जो कूलॉम्स लॉ से था, उससे आया था इलेक्ट्रिक फील्ड का E बराबर 1/4πε0 Q/r²। अगर इससे आपको निकालना है तो एप्सिलॉन जीरो का अगर निकालेंगे तो E कहाँ चला जाएगा, नीचे। तो आपका मेन आ जाएगा Q/4πε0 E/r²। ठीक है, तो इससे का यूनिट बनेगा। देखिए आंसर को जानना अच्छी बात है, लेकिन आंसर कैसे आए वो भी थोड़ा सा हम जाने तो बेटर होगा। तो एप्सिलॉन जीरो का जो उसका यूनिट होगा बनेगा, कैसे बनेगा कि कूलाम क्यू का होता है कूलाम, 4π तो कांस्टेंट है, और न्यूटन ई का होता है न्यूटन पर कूलाम, तो कूलाम चला जाएगा ऊपर, और आर का डिस्टेंस तो इसका यूनिट बनेगा मीटर का स्क्वायर। इस हिसाब से एप्सिलॉन जीरो का जो यूनिट बनेगा वो बनेगा आपका कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, C का स्क्वायर N × M का स्क्वायर। समझ पा रहे हैं आप किसका यूनिट कैसे बनता है, कूलाम यानी C² पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसका आंसर सेकंड नंबर का है, थर्ड वाला। मैं आपके प्रश्न बैंक की चर्चा कर रहा हूँ, जिसमें यूनिट फर्स्ट के बारे में हम पहले बात कर रहे हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है आपका विद्युत क्षेत्र का मात्रक। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है कि विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है। तो आप सबको पता होगा कि इसका यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम, यानी सेकंड नंबर N/c। इसके बाद फोर्थ नंबर है, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और ये ऑब्जेक्टिव मुझे नहीं लगता कि कोई भी बच्चे से छूटा हो या फिर उससे ना बनता हो। सबको पता है कि एक कूलाम आवेश में, बहुत लोगों को डाउट होता है कि एक कूलाम आवेश में और एक इलेक्ट्रॉनिक आवेश में। तो एक कूलाम आवेश में जो है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 6.25 × 10⁻80। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है, और एक इलेक्ट्रॉनिक आवेश वाला अलग है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा थर्ड नंबर 6.25 × 10⁻80। आई होप क्लियर हो रहा है ना आपको। चलिए, इसके बाद है आपका फिफ्थ नंबर, बिंदु आवेश Q के कारण, बिंदु आवेश Q के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र E यानी इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र E का मान होगा। देखिए दो स्थिति पर निकालते हैं विद्युत क्षेत्र। एक होता है द्विध्रुव पर, उस पर होता है E = 1/r का क्यूब। लेकिन जब बोले बिंदु आवेश पर, ठीक है, तो उस पर क्या हो जाएगा आपका E बिंदु आवेश के लिए
ई प्रोपोर्शनल 1/r²। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये वाला, ठीक है। चलिए, तो फिफ्थ का नंबर जो फिफ्थ का राइट आंसर होगा वो सेकंड नंबर ई प्रोपोर्शनल 1/r²। ये अल्फा का साइन नहीं है, ये प्रोपोर्शनल का साइन। इसके बाद सिक्स नंबर आवेश का बीमी सूत्र, बहुत इजी क्वेश्चन। आवेश का बीमी सूत्र होता है 80 एम्पियर × टाइम, सबको पता है, बहुत इजी है। और इसके बाद जो है इसमें लघु उत्तरीय प्रश्न है। लघु उत्तरीय प्रश्न के लिए 3-3 नंबर में डिसाइड किए गए हैं। जैसे विद्युत आवेश की गुण क्या है, तो आप सबने पढ़ा होगा कि विद्युत आवेश क्या होते हैं। ये आवेश जो होता है ना तो उत्पन्न होता है ना तो नष्ट होता है, ये है ना। आवेश संचरण सिद्धांत में आपने पढ़ा होगा। आवेश का क्वांटीकरण के बारे में आप जानते हैं कि Q = ±NE। फिर आवेश जो होता है वो योज्य प्रतिलोम होता है। विपरीत आवेशों के में आकर्षण, समान आवेश में प्रतिकर्षण होता है। तो बहुत सारे गुण होते हैं, आपने पढ़ा होगा। इसके बाद इसमें है कूलाम का नियम लिखिए और इसके आधार पर एकांक आवेश की परिभाषा बताइए। तो आपको पता है कूलाम का नियम क्या है, आपने पढ़ा भी होगा कि दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण और प्रतिकर्षण पर उन दोनों बीच के आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो ये तो आपने नोट्स में किया होगा, इसको कर भी लेंगे। इसके बाद है विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण। तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण भी आपने पढ़ा है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं। ये काल्पनिक चिकना वक्र बनाती हैं और ये धनावेश उत्पन्न होकर ऋणावेश में समाप्त हो जाती है। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन जो है आपने पढ़े होंगे और ये कोई नए भी नहीं है, हमेशा नोट्स में आपने पढ़े होंगे। जब भी पढ़े होंगे तो उसको क्लियर हुआ, डिस्कशन हुआ होगा। इसके अलावा विद्युत क्षेत्र की परिभाषा और मात्रक में सूत्र। विद्युत क्षेत्र सबको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होता है फोर्स अपॉन चार्ज। तो इससे आप निकाल सकते हैं फोर्स न्यूटन पर कूलम, ठीक है। और उसके हिसाब से इसका डायमेंशनल फार्मूला। फिर विद्युत फ्लक्स क्या होता है। विद्युत फ्लक्स सबको पता है, अगर आपने गॉस थ्योरम पढ़ा है तो विद्युत फ्लक्स के बारे में ही पहले पढ़ा होगा, उसके बाद ही गॉस थ्योरम पढ़ते हैं कि किसी भी बंद पृष्ठ पर होकर अभिलंबर गुजरने वाली जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होती हैं, विद्युत बल रेखाओं की संख्या जो होती है वो विद्युत फ्लक्स कहलाती है। और इसको फाई से शो करते हैं, कहे से फाई से। फाई बराबर होता है E × S, यानी विद्युत क्षेत्र में पृष्ठीय क्षेत्रफल का गुणनफल, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद बात कर ले लॉन्ग टाइप से। तो सबको पता है विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं और इसके आधार पर अक्षीय और निरक्षीय स्थिति पर आपको विद्युत क्षेत्र तीव्रता बताना है। तो ये तो वैसे भी सबको पता है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर के लिए हमेशा पूछा जाता है फर्स्ट चैप्टर से। अगर पिछले 4-5 साल के पेपर आप उठाएं तो उसमें ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा, चाहे तो अक्षीय स्थिति है ना या निरक्षीय स्थिति, यानी आप एक्सियल नॉन एक्सियल पोजीशन देखते हैं फॉर द डाइपोल, है ना। तो ये आपसे बनता होगा। डाइपोल समझते हैं क्या होता है कि दो अपोजिट चार्ज होते हैं, उनके बीच में जो कुछ डिस्टेंस होता है उसे हम इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट है इसमें विद्युत फ्लक्स संबंधी गॉस का नियम लिखिए और सिद्ध कीजिए। गॉस का नियम मुझे नहीं लगता कोई ना सुना हो। गॉस का नियम जो होता है क्या होता है सबको पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड से संबंधित होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फ्लक्स संबंधित होता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जानते हैं, गॉस थ्योरम आपको पता ही होगा, इसमें प्रूव करना होता है फाई बराबर Q/ε0, ठीक है। तो ये आपको पता ही होगा। इसमें एक नया क्वेश्चन ये है कि एक समान आवेशित, हालांकि नया नहीं है, टॉपिक है, पर इसको ज़्यादातर लोग डिस्कस नहीं करते हैं कि एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए और यह दूरी किस प्रकार प्रभावित करेगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको सॉल्व करके बता दूँ, इसको मैं सॉल्व करना चाहूँगा। आपने इसको आंसर देखा होगा, है ना, सबको पता है। इसको मैं अरेंज कर रहा हूँ। तो देखिए इस जो लॉन्ग टाइप का फोर्थ नंबर है, एक समान आवेशित अनंत। तो इसका एक छोटा सा डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। मान लेते हैं कोई चादर, ठीक है, जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है मान लेते हैं। इसकी दोनों ओर कोई पॉइंट, मान लेते हैं कोई ए पॉइंट है, पॉइंट बी, और इस पर हमें क्या देखना है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हमें विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए हमको ये पता होना चाहिए कि गॉस थ्योरम से जो सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी आवेश, मैं इसको शॉर्टकट बता रहा हूँ, आवेश पृष्ठ घनत्व क्या होता है। आवेश पृष्ठ घनत्व होता है आपका सिग्मा बराबर Q/A।
तो इससे आवेश का मान क्या हो जाएगा, आवेश बराबर हो जाएगा क्या, चार्ज बराबर सिग्मा इंटू ए। ये अपने आप में एक इक्वेशन बन सकता है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होते हैं, अगर एक साइड निकालेंगे तो ये फाई होगा, फाई 1, इधर साइड निकालेंगे तो फाई 2 होगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए हम क्या देखना होगा कि ए साइड में इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाई 1, इसकी वैल्यू क्या होगी, फाई बराबर होता है क्या, अब एक समान विद्युत क्षेत्र है तो क्या होगा, ई इंटू ए का मतलब होता है एरिया, ठीक है। कई बार एस से शो करते हैं, यहाँ पास एरिया, जैसे कि हम यहाँ पास एरिया शो किए, फिर फाई 2 बराबर क्या हो जाएगा, ई इंटू ए। दोनों साइड सेम सेम है तो सेम सेम होगा। अगर मैं इनका टोटल निकालूं तो क्या निकालूंगा, फाई बराबर फाई 1 प्लस फाई 2, यानी ई ए यानी ई इंटू ए प्लस ई इंटू ए, यानी फाई बराबर क्या आ जाएगा, 2EA। ये अपने आप में इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। फाई बराबर, फाई क्या, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक। इसके अलावा जो हमारा मेन एक और टॉपिक क्या है, जो हम गॉस के थ्योरम से जानते हैं। हम क्या जानते हैं गॉस थ्योरम से, अभी हमने पढ़ा था कि फाई बराबर क्या होता है, Q अपॉन ए। ये अपने आप में इक्वेशन हो गया। आप देख रहे हैं एक फाई की वैल्यू 2E आ रहा था, एक फाई की वैल्यू Q अपॉन, इनको मैच करेंगे तो जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, इक्वेशन सेकेंड और थर्ड से क्या करेंगे कि 2EA बराबर हो जाएगा आपका Q अपॉन ए। देखिए इधर 2EA है, इधर Q अपॉन ए है, तो इससे हम E का मान अगर निकालें तो ये 2 और A कहाँ जाएंगे, सॉरी ये गॉस थ्योरम से था, Q अपॉन ए नहीं, एप्सिलॉन 0 होता है बाय मिस्टेक, फाई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन 0 गॉस थ्योरम से। किस थ्योरम से, गॉस थ्योरम से। तो क्या हो जाएगा यहाँ पास Q अपॉन एप्सिलॉन 0। तो मुझे E का मान यानी E की वैल्यू फाइंड करनी है, आपको पता है कि वो एक समान विद्युत क्षेत्र इतना E निकालनी है। तो ये Q अपॉन एप्सिलॉन 0 2 और A यानी 2 एप्सिलॉन 0 A आ जाएगा, 2 एप्सिलॉन 0 A आ जाएगा। आपको पता है कि Q की वैल्यू क्या है, इक्वेशन फर्स्ट है, Q की वैल्यू क्या है, सिग्मा ए। तो Q की वैल्यू क्या लेंगे, सिग्मा ए अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 A, और A से क्या हो जाएगा कैंसिल, तो E बराबर क्या आ जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। समझ रहे हैं, जो आप समांतर प्रेट संधारित्र में फार्मूला पढ़ते हैं कि सिग्मा बराबर 2 सॉरी E बराबर E के लिए E1 E2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, जहाँ सिग्मा क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, आवेश का पृष्ठ घनत्व, ठीक है। तो ये आपका जो फार्मूला है अंतिम में कि E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, तो इससे ये समझ में आता है कि जो आवेश का क्षमता चादर होता है उसके चारों ओर जो है पृष्ठ के समान होने के कारण विद्युत क्षेत्र की तभी एक समान होती है। इसके लिए दूरी यानी R जो है, डिस्टेंस R वो मैटर नहीं करता है। अगर चादर समान है तो उसके आमने सामने चारों ओर ऊपर नीचे दाएं बाएं किधर भी किसी भी साइड देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है, यूनिफॉर्मली यानी एक साथ। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। बहुत इजी टॉपिक है, बस ये कि नॉर्मली ये कभी पूछता नहीं है क्योंकि प्रश्न बैंक में इसलिए हम चर्चा करते हैं, ठीक है। तो ये पहले यूनिट का कंप्लीट होता है यहाँ पास प्रश्न बैंक। इसके बाद हम सेकंड चैप्टर, सॉरी पहले यूनिट में पहला चैप्टर है, सेकंड चैप्टर की बात करें जल्दी से, और आज हम दूसरे चैप्टर तक ही देखेंगे। देखिए इसमें फर्स्ट है क्वेश्चन वैद्युत विभव का मात्रक। वैद्युत विभव यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है आपका, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यूनिट होता है, ये आप 9th 10th से पढ़ते आ रहे हैं, इसका यूनिट होता है वोल्ट। क्या होता है, वोल्ट। इसका यूनिट होता है वोल्ट। इसके बाद सेकंड नंबर पृथ्वी का वैद्युत विभव यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अर्थ। सबको पता है इसका राइट आंसर होगा 0 यानी पहला नंबर शून्य। तो फर्स्ट का हो जाएगा वोल्ट, थर्ड नंबर, सेकंड का हो जाएगा फर्स्ट नंबर शून्य। थर्ड नंबर है आपका गोली चालक की धारिता का सूत्र। गोली चालक आपको पता है C
इसका होता फॉर्मूला 4 पाई एप्सिलॉन 0। अगर परावैद्युत माध्यम है तो के आर होगा, अगर नहीं है तो केवल हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर। ठीक है, ये होगा आपका वैल्यू। इसके बाद जो है इसमें है अगला, संधारित्र की प्लेटों के मध्य वायु के स्थान पर कुचालक माध्यम भरने पर उसकी धारिता। वायु के माध्यम पर कुचालक, समझ रहे ना, वायु ना होकर के, एयर मीडियम ना होकर और डाइलेक्ट्रिक परावैद्युत माध्यम या कुचालक माध्यम भरते हैं, तो उस अवस्था में जब दूरियां बढ़ती हैं तो उसमें चालक की धारिता भी बढ़ती है। तो इसका जो चौथे का राइट आंसर क्या होगा, बढ़ती है। समझ रहे हैं ना कि अगर प्लेटों के बीच में वायु हटा करके आप उसमें परावैद्युत माध्यम भर दें, कुचालक माध्यम भर दें, तो उससे उसकी धारिता जो होती है बढ़ती है। अगला है, दो संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर प्रत्येक संधारित्र पर समान होता है। आपने संधारित्रों का संयोजन पढ़ा होगा, उसमें श्रेणी क्रम और समांतर क्रम देखा होगा, तो आपको याद होगा डायग्राम, अगर आपको याद दिला दूं, कुछ श्रेणी क्रम इस तरीके से था। ठीक है, तो इसमें हम बार बार प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू करते हैं, है ना। तो प्लस क्यू माइनस क्यू का हिसाब किताब क्या मतलब है कि जब आप कंडेंसर को यानी संधारित्रों को सीरीज कंडीशन में जोड़ते हैं तो उस कंडीशंस पर उसमें चार्ज इक्वल होते हैं, आवेश समान होते हैं और विभव यानी पोटेंशियल अलग अलग होता है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि दो संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर प्रत्येक संधारित्र पर आवेश समान होता है, चार्ज इक्वल होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला। ठीक है, इसके बाद फटाफट देखते हैं हम आगे। इसमें लघु उत्तरीय प्रश्न है। अब बहुत सारी चीज़ें तो आप पढ़े होंगे, जैसे समविभव पृष्ठ क्या होता है, इसमें सभी पोटेंशियल इक्वल होते हैं, ऐसा सरफेस, ऐसा एक पृष्ठ जिस पर विचारों का पोटेंशियल क्या होता है, इक्वल होता है। इसके अलावा कारण बताओ में, तो कारण बताओ में क्या होता है, इसमें दिया है प्रश्न नंबर कि सूखे बालों में कंघा घुमाने पर वह कागज के टुकड़ों को आकर्षित कर लेता है। तो सबको पता, हम पहले पार्ट से कई सारे रीजन पढ़ते थे कि जैसे बचपन में हम पेन को रगड़ कर बालों में और कागज के पास लाते थे। तो इसके पीछे इसके चिपकने का मेन रीजन ये है कि कोई भी चीज़ अट्रैक्ट कब करती है, जब दोनों अपोजिट चार्ज होते हैं। तो बाल कंघी को या फिर पेन, किसी को भी आप अपने बाल में खींचें या फिर जैसे कंघे को घुमा रहे हैं बाल के, तो उसमें क्या होता है कि चार्ज जनरेट हो जाता है, और जो कागज में है उसमें दूसरा चार्ज जनरेट होता है, यानी एक प्लस है तो एक माइनस हो जाता है, इस कारण से वो आपस में चिपक जाते हैं। अगला क्या है, साधारण रबर विद्युत रोधी है यानी कुचालक है, परंतु वायुयान यानी एरोप्लेन, आपने जानते होंगे एरोप्लेन के जो टायर होते हैं वो रबर के पहिए के साथ एक चालक पदार्थ की बनाए जाते हैं। ऐसा क्यों? उसके पीछे का रीजन ये है कि जब एरोप्लेन लैंडिंग करता है या फिर टेक ऑफ करता है, उससे पहले कुछ दूर चलता है, चलने के कारण क्या होता है, उसमें चार्ज जनरेट होता है। अब अगर नॉर्मल रबर के बनाया जाए तो क्या होगा, टायर के फूटने का भय रहेगा, ब्लास्ट हो जाएगा। इसलिए चालक पदार्थ बनाने के कारण उसका जो चार्ज है, जो जनरेट होता है, वो अर्थ में चला जाता है, पृथ्वी में चला जाता है, जिससे आवेश का मान बढ़ता नहीं है और वायुयान सुरक्षित रहता है। ठीक है, तो इसी कारण से जो वायुयान के टायर होते हैं कुछ रबर के चालक पदार्थों के बनाए जाते हैं। अगला नंबर, थर्ड नंबर, जो वाहन ज्वलनशील पदार्थ ले जाते हैं, जैसे पेट्रोल डीजल, ये जो कंटेनर होते हैं ट्रक वाले, वो उनकी जो उनके साथ रस्सियाँ होती हैं, रस्सियाँ मतलब नायलॉन की रस्सियाँ, जंजीरें, लोहे की जंजीरें, वो गतिमान होते समय उसमें धरती पर छूती है। ऐसा क्यों? छूने का कारण ये है कि जब वाहन चलते हैं तो उनमें भी चार्ज जनरेट होता है। अब चार्ज जनरेट होगा और चूंकि कंटेनर में क्या रखा, ज्वलनशील पदार्थ, तो हो सकता है कि चार्ज जनरेट होने के कारण हो सकता है क्या होगा ही कि जब चार्ज जनरेट होगा तो स्पार्क होगा और वो जो ज्वलनशील पदार्थ है वो जल सकता है, तो पूरा ट्रक जल सकता है, कंटेनर जल सकता है। इस कारण से उसमें जो है चार्ज जो जनरेट हो रहे हैं टायर के द्वारा और भी वाहन के द्वारा, उसके कारण जो लोहे की रस्सियाँ जंजीरें होती हैं उसको ज़मीन में टच करने से वो अपने आवेश को पृथ्वीकृत कर देती हैं। पृथ्वीकृत करने का मतलब क्या है कि अपने आवेश को पृथ्वी पे दे देती हैं, जिससे वाहन सुरक्षित रहता है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं इसमें। श्रेणी क्रम में जुड़े तुल्यधारिता का व्यंजक, तो आपने इसको देख लिया होगा। कुछ जो नए क्वेश्चन है उनको विशेष ध्यान दीजिए, जो आपसे बनते हैं रिवीजन किया आपने उनको तो ठीक है, लेकिन विशेष रूप से नए क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। और
इसमें और जो नए क्वेश्चन हैं सेकंड चैप्टर से तो सब पढ़े हुए हैं। बॉन्डी ग्राफ आप देख लीजिएगा विशेष रूप से। संधारित्र किसे कहते हैं पढ़े होंगे आपने, और इसमें इतना ही है। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। आज हम इतना ही करते हैं। अगली वीडियो में मैं कल यूनिट सेकंड की बात करूँगा। ऐसे डेली हम हर दिन नया यूनिट करेंगे, और आप विशेष रूप से देखिए, समझिए, और एक बार वीडियो को ज़रूर देखिए। इससे आपकी चीज़ें जो होंगी क्लियर हो जाएंगी। तो आई होप आप काफ़ी लंबे समय बाद ये वीडियो देख रहे हैं तो सही लगा होगा, और इसे शेयर ज़रूर करें प्लीज़। वीडियो देखने के लिए